आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और उपचुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी की। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर दौरे पर पहुंचे। सिंधिया के आने की खबर मिलते ही जगह जगह कांग्रेस ने सिंधिया का विरोध किया। विरोध इस स्तर पर था कि मानो दिक्कत बीजेपी से नहीं, सारी सियासी खुन्नस सिंधिया से ही है। खैर, सिंधिया ने भी अपने खिलाफ कांग्रेस के विरोध का जवाब दिया तो कांग्रेस ने सड़क से लेकर बयानों में सिंधिया को आड़े हाथों लिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। एमपी में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। उपचुनाव के लिए नेताओं के सियासी दौरे भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा दौरे पर हैं। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी देखी वो जीवन में कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि हमारे साथियों ने ऐतिहासिक फैसला लिया, अत्याचारी और दोगुली सरकार के खिलाफ इस्तीफा दिया। अब त्रिमूर्ति पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में विकास करेंगे। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार में जनता की आवाज सुनी नहीं गई। आने वाले उपचुनाव में उन्हें जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस नेताओं की निजी हमलों को लेकर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं सिर्फ जनता के सवालों का जवाब दूंगा। 15 महीनों की जो सरकार रही थी कांग्रेस शासन की, जिस पैमाने पर मैंने भ्रष्टाचार देखा, जिस पैमाने पर मैंने वादा खिलाफी देखी, मैंने कम से कम अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसे कीर्तिमान स्थापित होते हुए नहीं देखे। हमें पूरा विश्वास है कि इस त्रिमूर्ति के नेतृत्व में केवल भारत की प्रगति और विकास सुनिश्चित नहीं होगी, लेकिन उसी के साथ भारत की संविधान, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा उनके हाथों में ही सुरक्षित है। मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। हम अपने तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते, हम तो जनता के विश्वास पे उतरना चाहते। मैं 2002 से, जब से मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूंगा। सिंधिया के इंदौर उज्जैन दौरे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सिंधिया पर हमला किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। आत्महत्या कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, उनकी जो है आत्महत्या कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, उनकी जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। तो ये वादा करके कांग्रेस पार्टी को तोड़ा और सत्ता का भोग किया है कि हम उनकी लड़ाई सड़क पर उतर के लड़ेंगे, तो सड़क पर उतरने की घोषणा करेंगे। देखिए, सिंधिया जी की कांग्रेस ने तो कभी सुनी नहीं, इसीलिए सिंधिया जी को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजना है, उन विकास की योजनाओं से सिंधिया जी भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, पार्टी से अब सिंधिया जी अलग नहीं है। इसलिए जो पार्टी की सरकार की लाइन है वही लाइन माननीय सिंधिया जी की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य साहब और इसके साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लाल सिंह आर्य साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल। के मिश्रा कांग्रेस के नेता, उन्होंने आज एक अखबार की कटिंग डाली है। उस कटिंग में किसी जमाने में, बहुत पुरानी बात नहीं है, प्रभात झा साहब ने कहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा भूमाफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो कोई जांच समिति बैठाई गई थी जिस पर जांच हो गई है, या बीजेपी ज्वाइन करते ही पाक साफ हो गए, जांच की आवश्यकता नहीं? आसिफ जी, राजनीति में दल और दल को नेता
आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं लगाते हैं, और प्रभात जी ने जो आरोप लगाए, उन्होंने उनके पास क्या प्रामाणिकता थी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अगर वो लीडर थे तो उन्होंने ईओडब्ल्यू की जांच फर्जी क्यों बैठा दी? ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई एक दिन के लीडर तो नहीं है, 20 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं, तो कांग्रेस ने उनको अपना एज ए मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पेश किया। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं, मैं राजमाता जी के साथ काम नहीं किया, लेकिन उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में आए, आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं। बीच में आदरणीय माधवराव सिंधिया जी ने काम किया। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारा एक लंबा राजनीतिक जीवन उनका है, कोई भी कलंक उनके परिवार पर, उनके किसी भी सदस्य पर नहीं लगा पाया है। आदरणीय प्रभात जी ने किस बेस पर कहा है मैं इस ओर नहीं जाना चाहता, वो बात माननीय प्रभात जी बता पाएंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कार्यकर्ता के नाते कि आज सिंधिया जी का पूरा परिवार पर कोई राजनीतिक दृष्टि से आरोप प्रत्यारोप प्रामाणिक रूप से लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है, और उन्होंने विकास की राजनीति की है, उन्होंने जनता के कल्याण की बात की है, उन्होंने मध्य प्रदेश के और अपनी संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे इस ओर काम किया है। कांग्रेस लगातार यह प्रयास कर रही थी तो एक चमकता हुआ सितारा, एक मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाला नेता, जिसके दम पर वोट कमाया कांग्रेस ने, और उनको फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया बल्कि अपमानित भी किया कई जगह, उनके लोगों की नहीं सुनी जा रही थी। मैं तो आर्य साहब विकास का उनका एजेंडा जो वचन दिया था कांग्रेस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम मध्य प्रदेश को वचन देते हैं, थी लाल सिंह आर्य वो साहब, काम किसानों के बेरोजगारों के नहीं हुए। लाल सिंह आर्य साहब, मैं तो आपके शब्दों पर गौर कर रहा हूं। 3 महीने पहले तक जो कहती थी क्या खाक जनाधार, जो अपनी लोकसभा सीट नहीं जी पाया उसका क्या जनाधार है, जनता में उसकी क्या स्वीकार्यता है, और आज शब्दों का परिवर्तन कैसा हुआ सत्ता बदलते ही, वो तो खैर मजबूरी भी कह सकते हैं। लाल सिंह आर्य साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चौधरी राकेश जी, आज मालवा अंचल में कांग्रेसियों ने जिस तरह सिंधिया का विरोध किया, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से तो कहीं कोई सियासी खुन्नस है ही नहीं। जितनी मन में द्वेष, मतभेद, गुस्सा, खुन्नस है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया को लेकर है, और शायद टारगेट भी सिंधिया है। नहीं, टारगेट सिंधिया होना ही चाहिए। सिंधिया जी जिस सीढ़ी पर चढ़कर जिस ऊंचाई पे पहुंचे हैं उसका नाम कांग्रेस है। अगर कांग्रेस उनको इतने बार न नवाजती टिकट से और केंद्रीय मंत्री ना बनाती, सचेतक ना बनाती संसद में, तो सिंधिया जी का व्यक्तित्व निखर के कैसे आता। और सिंधिया जी अगर दूसरी विचारधारा में चले गए हैं, अपनी विचारधारा को छोड़ के, और राजनीतिक रूप से हक है दूसरी पार्टी के लोगों का जिनके साथ वो रहे कि उनका वो विरोध करें, और विरोध जायज है, करना भी चाहिए। जैसा भाई लाल सिंह जी से आपने प्रश्न किया कि आदरणीय प्रभात झा साहब ने क्या कहा था, एक पूरी फहरिस्त है। आदरणीय जयवान सिंह पवैया जी तो अपना ब्लड निकाल के बताते थे कि हमारा ब्लड देख लो और उनका मिलान कर लो। वो तो महारानी लक्ष्मीबाई जी का कार्यक्रम करते थे तब तमाम ऐसी भाषा बोलते थे। आदरणीय प्रभात झा साहब का आपने जिक्र कर ही दिया है। तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर तमाम लांछन लगाए, लेकिन कांग्रेस तब उनके साथ थी। और जिस प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया वो भी बीजेपी वालों ने ही कहा है, लेकिन चूंकि सिंधिया जी जिन उद्देश्यों के साथ कांग्रेस छोड़ के गए थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं जनसेवक हूं, मैं प्रदेश के जो कॉलेज के अतिथि विद्वान हैं, इसमें कम से कम ये है कि प्रभात झा ने सिंधिया पर तब आरोप लगाए थे जब सिंधिया दूसरे दल में थे। यहां तो आप ही की सरकार का एक मंत्री, आप ही के पार्टी के बड़े नेता की सेम पार्टी में आरोप लगाता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, ना आरोप लगाने वाले पर, ना जिस पर आरोप लगा। जांच बैठी कि नहीं बैठी, रिपोर्ट क्या है पता ही नहीं। आशिफ भाई, कांग्रेस में यही लोकतंत्र है, और कांग्रेस और दक्षिणपंथी विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है कि वहां आदमी कहने की जरूरत नहीं करता है कि खुल के मुखर होके बोल पाए कि इसमें ये कमी है। कांग्रेस में कम से कम ये बात सामने आती है कि इस पे आप विचार करें। तो लोकतंत्र का बीड़ा आजकल अजय बिश्नोई ने उठा तो रखा है चौधरी साहब।
मैं एक एक करके सबको गिना दूं। अजय बिश्नोई ने तो यहां तक कह दिया कि देल लेन की पार्टी बची है भाजपा, इस हाथ से दो उस हाथ से लो। अब क्या बचा है? लाल सिंह भाई जरा इस बात पे गौर करें। मैं इस पर लाल सिंह आर्य जी से एक सवाल पूछूंगा। चौधरी साहब, मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, छोटी सी, बीच में टोक रहा हूं, माफी, लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं। विचारधारा तो आपने भी एक टाइम के लिए बदल ली थी, फिर वापस आप आ गए, तो ये सिंधिया नई विचारधारा में एडजस्ट कर पा रहे हैं या वापस लौटना पड़ेगा, और अगर लौटना पड़ेगा तो कब? मेरा अनुभव आसिफ भाई ये है कि इनके साथ जिनके साथ मैं गया था, और ये लोग राजनीतिक दल है ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं वहां, ये लोग अपनी मन की बात कह ही नहीं सकते हैं। इनको तो ये टारगेट दिया जाता है, पर्ची लिख के दी जाती है कि इतना बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, मंच पे ये बैठेंगे, इससे ज्यादा नहीं बैठेंगे, कार्यकर्ता कोई बात नहीं बोल पाएगा। इतना ज्यादा बंदिश इसमें राजनीतिक दल में है, भारतीय जनता पार्टी में। बहुत लंबे समय तक सिंधिया जी जैसा विचारधारा वाला व्यक्ति, मेरा ये मानना है, समय इसको ताकीद करेगा, समय इसमें सील लगाएगा, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि सिंधिया जी को दरवाजा फाड़ के भारतीय जनता पार्टी का निकलना पड़ेगा। अरे साहब, कैसे निकलेंगे? आपके यहाँ काले झंडे उनको दिखाए जा रहे हैं, इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है, कैसे आएंगे सिंधिया? खैर, कुछ भूमिका बनाइए, क्या पता लौट आए, उसके लिए शुभकामनाएं। मैं लाल सिंह आर्य साहब आपके पास आ रहा हूं। आपसे मेरा एक सवाल, लाल सिंह आर्य साहब, हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ था कि आप ही की समाज से आने वाली एक प्रत्याशी की सास ने पैसा दिया सीट को लेकर। वो ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो की जांच अब तक शुरू हुई कि नहीं हुई कुछ नहीं पता। आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया के खिलाफ जमीन कब्जाने के EOW में मामले दर्ज कराए, शिकायतें कराई, उस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूं कि अब पार्टी बदलते ही वो सब चीजें सब बदल गया क्या? वो दब गया क्या सब? आसिफ भाई, मैंने पहले भी कहा है कि केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नहीं, आदरणीय माधवराव जी, आदरणीय राजमाता जी से लेकर उस परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक कोई भी अन्य ब्लेम नहीं है। कांग्रेस आज कह सकती है क्योंकि कांग्रेस के लिए वो विपक्ष में है, लेकिन सिंधिया जी का नेतृत्व स्वीकार करके और वोट कबाड़ना, सीटें कबाड़ना, उसके बाद किसानों ने आत्महत्या की, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, 4000 बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, आप ये 100 रुपए का बिजली का बिल देना चाहते थे वो नहीं दिया। एक ने इस प्रकार की आपने कई घोषणाएं की और घोषणाओं का पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा किसी मंच पर, अगर कांग्रेस में इतना ही लोकतंत्र है, अनुशासन है, तो फिर सिंधिया जी की बात कांग्रेस को लगी बुरी क्यों? और केवल सिंधिया जी ने नहीं कहा, तो आपका नाम पर लक्ष्मण सिंह ने सरेआम मंत्रिमंडल की धज्जियां उड़ाई थी, जीतू पटवारी ने बहुत सारी कांग्रेस के खिलाफ बातें कही है, गोविंद सिंह जी ने कहा कि रेत का पैसा तो ऊपर तक जाता है। अरे तो लाल सिंह आर्य जी, कांग्रेस के बहुत सारे मंत्रियों ने लोकतंत्र की मिसाल है कांग्रेस की, तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। अपमान किया तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये अनुशासनहीनता है जी। आप अगर जनता को देना क्या चाहते हैं, सिखाना क्या चाहते हैं? ठीक। और इसलिए कांग्रेस की लीडरशिप आज दिग्भ्रमित है, अनुशासनहीनता है। वो अपने पाप छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी प्रकार का ब्लेम लगाकर उपचुनाव को फेस करना चाहते हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके सिंधिया पास। जी ने 2 कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से किस प्रकार से समन्वय बिठाना चाहिए, मिलना चाहिए, दोस्ती का हाथ, ये प्रयास किया है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, किसी कार्यकर्ता की यहां कोई डेथ हो गई, गए क्या? जैसे हमारे शिवराज सिंह जाते, क्या कमलनाथ जी कभी ओला पीड़ित क्षेत्र में कभी गए? हमारे शिवराज जी लगातार ओला पीड़ित क्षेत्र में किसानों के बीच में जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों का बोनस अगर नहीं दिया है कमलनाथ जी ने, तो वो शिवराज सिंह ने देने का काम किया। अब इन बातों को लेकर सिंधिया जी अगर कांग्रेस में कोई बात कहते हो, अनुशासन के दायरे में रहकर कहते हैं कि हमको ऐसा करना पड़ सकता है और उसके लिए चेतावनी दी जाए, अपमान किया जाए, कहिए ठीक है करिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपने एक अच्छी मिसाल दी लाल सिंह आर्य साहब। लाल सिंह आर्य साहब, आपने कहा कि कभी किसी के दुख में इनके बड़े नेता नहीं पहुंचे। कई बार कर रहे हो। हाँ लाल सिंह आर्य साहब, आपने कहा कभी किसी के दुख में बड़े नेता नहीं पहुंचे,
कांग्रेस का कहना था बेंगलुरु में हमारे जो विधायक है उनको बंधक बना लिया गया, बड़े दुख में थे, जीतू पटवारी मिलने गए थे, फिर आपने उनको मिलने नहीं दिया। खैर लाल सिंह आर्य साहब मैं लौटूंगा इस पर आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी आ रहा हूं। लाल सिंह आर्य साहब 1 मिनट। 22 विधायक गए। अरे लाल सिंह आर्य साहब, आसिफ जी, लोकतंत्र में कुछ मुझे बोलने दीजिए। 22 विधायक में एक ने भी कहा कि हमारा अपहरण हुआ, एक ने भी कहा कि हमको बंधक बनाएंगे। नहीं वो तो बात है, और ना अब तक कांग्रेस किसी डील का खुलासा कर पाई। मैं ये बात भी कहता हूं कि जब आरोप लगाए जाते हैं तो किसी तरह की कोई डील हुई है इसका खुलासा अगर कांग्रेस करे, दस्तावेज दे तो बात समझ में भी आए। लट चला रही है। आ रहा हूं लाल सिंह आर्य साहब। जीतने के लिए कांग्रेस झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही है। अकेले अकेले लट चलाएं सर, भीड़ इकट्ठा ना करें, कोरोना है आजकल। हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी मेरा आपसे एक सवाल, देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा सीटें उपचुनाव की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जितने मजबूत कांग्रेस के लिए थे, अब उस पार्टी में जाने के बाद उतने ही मजबूत विरोधी भी। और यही वजह है कि आज सारा का सारा फोकस एंटी बीजेपी नहीं है। अगर निशाने पर है कोई एक शख्स तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से सरकार गई, जो ग्वालियर चंबल में जनाधार रखते हैं, जिनके ज्यादातर संभावित प्रत्याशी उन्हीं के वो समर्थक जिन्होंने मंत्री पद से, विधायक पद से इस्तीफा दिया। इसीलिए प्राइम निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया। से बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले मैं बताऊंगा हमारे दोनों गेस्ट जो बैठे हैं वाक चातुर्य इनके पास है और दोनों ही ग्वालियर चंबल संभाग से हैं और अपनी वाक चातुर्यता के साथ ये जितनी भी आप बॉल डाल रहे हैं सवालों की वो बढ़िया से मतलब उसको प्लेट कर रहे हैं। मैं आऊंगा मुद्दे पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करेंगे। अब जनता के लिए भी हास्यास्पद हो गया, जैसे हम हंस रहे थे लाल सिंह जी आर्य की वक्तव्य पे कि कल तक सिंधिया इनके लिए एक तरह नासुर थे और आज कर्णप्रिय हो गए। तो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप की, जैसा लाल सिंह जी ने कहा बिल्कुल सही है। राकेश चौधरी जी जिस तरह सिंधिया जी ने कहा कल तक इनके लिए प्रिय थे, आज बिल्कुल विरोधी हो गए और राजनीति में होता है। लेकिन जनता के लिए बड़ा असहज होगा। जनता जो भाजपा कार्यकर्ता थे लगातार सिंधिया के दिन रात सपने में, नींद में, ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें विशेषकर, वो एक बड़ा चेहरा था जिसको डैमेज करने के लिए पूरा प्लान सोचते थे कैसे आए, क्योंकि हर कार्यकर्ता होता है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। आज वही कार्यकर्ता को सिंधिया का नाम जपना पड़ेगा। वही कांग्रेस का कार्यकर्ता जो सिंधिया की माला जपता था आज वो सिंधिया को गाली देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सिंधिया पर टारगेट इसीलिए कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र उनका गढ़ है, वो बड़ा चेहरा है। और जिस तरह से भाजपा ने प्लानिंग की है, सिंधिया को आगे रखा है सिपह सलार के रूप में मजबूत, जो उनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाएंगे धर्मेंद्र सिंह तोमर, बी.डी. शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और प्रभात झा को भी अब डेरा डालने को बोल दिया गया है। प्रभात झा वो शख्स है जैसा आपने बोला कि दस्तावेजों के साथ गुना के अंदर पत्रकार वार्ता का और दस्तावेज ले रहा है कि ये मेरे पास दस्तावेज है, यूडब्ल्यू पे शिकायत करने जा रहा हूँ। सिंधिया ने भूमाफिया और एक कागज आज उनको दे दिया जिम्मेदारी कि आप संभालिए कमान। तो बड़ा ही रोचक होगा उपचुनाव में। और जनता भी इसे देखेगी क्योंकि जो जनता राजनीति नहीं जानती, जो जनता सियासत नहीं जानती, जो जनता नेताओं को सुनती है और अपना विचार बनाती है, उसके लिए बड़ा एक स्थिति मध्य प्रदेश की राजनीति में तो खासकर होगी। मध्य प्रदेश राजनीति में इस तरह की उठापटक नहीं होती। और हरीश जी एक छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहूंगा कि बीजेपी इस वक्त भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्यादा आगे इसलिए कर रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हुआ और अब तो स्वर्गीय हो गए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक बड़ी दिलचस्प खबर आई थी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही चुनाव के दौरान हमने सबसे पहले वो खबर दिखाई थी। अजीत जोगी की यह शिकायत थी कि कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी पार्टी बनाने के बावजूद अब भी जनता में यह कंफ्यूजन है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जोगी हमारी पार्टी में, आप हमारी पार्टी को वोट दो। तो उसमें अपनी छवि अजीत जोगी को अलग करनी पड़ी थी। 20 साल जो कांग्रेस में रहा, 4 महीने अगर वो बीजेपी में आ गया तो बीजेपी इसलिए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर रही है कि आप जनता भी परख ले, कहीं ऐसा ना हो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी कांग्रेस के मान के पंजे पे बटन दबा दे। खैर बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह आर्य साहब। चौधरी साहब आपका बहुत धन्यवाद। हरीश जी धन्यवाद आपका भी हमारे